जयतु संस्कृतम आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत। और आज हम 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए अव्यय का टॉपिक करने वाले हैं, जो बहुत उपयोगी होता है। अव्यय क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में एक जैसा रहते हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन और सभी विभक्तियां, उनमें एक जैसा रहने वाला शब्द अव्यय कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है न व्येति, अर्थात जो खर्च नहीं होता। अब शब्द कोई धन संपत्ति तो है नहीं जो खर्च हो जाए। इनका खर्च होने का मतलब होता है इनमें बदलाव आ जाना, परिवर्तित हो जाना या विकार आ जाना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शब्द लिंग, वचन और विभक्ति के प्रभाव में आकर अपने स्वरूप को नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के प्रकार, वैसे तो अव्यय कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख रूप से क्रिया विशेषण अव्यय, उपसर्ग अव्यय, निपात अव्यय, संयोजक अव्यय और विस्मय सूचक अव्यय होते हैं। प्रयोग के आधार पर अव्ययों का वर्गीकरण हम इस ढंग से कर सकते हैं: काल बोधक अव्यय, स्थान बोधक अव्यय, प्रश्नवाचक अव्यय और प्रकीर्ण अव्यय। यद्यपि अव्यय अनेक हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम कुछ महत्वपूर्ण अव्ययों को ही इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा है काल बोधक अव्यय। काल बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे अव्यय पद जो समय का बोध कराते हैं काल बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अद्य, श्व, ह्य, यदा, तदा, कदा, इदानीम, अधुना, संप्रति, प्राक, पश्चात, सदा और सर्वदा। ये जो अव्यय पद हैं वो किसी समय का बोध कराते हैं, इसलिए इनको कालवाचक या काल बोधक अव्यय कहा जाता है। अब उदाहरणों से हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, विद्यालये रिक्त स्थान दिया है, इसमें आगे मंजूषा मिलेगी, तो मंजूषा से चुनकर पद यहाँ पर भरना है, अव्यय पद भरना है। विद्यालये खाली स्थान वार्षिकोत्सव भविष्यति, खाली स्थान दशरथ नाम राजा बभूव, खाली स्थान सोमवासरः अस्ति, रविवासरः खाली स्थान आसीत। और पांचवा खाली स्थान अहम चलचित्रम पश्यामि। तो यहाँ एक मंजूषा दी है जिसका हम इदानीम अब, श्व आने वाला कल, हय बीता हुआ कल, पुरा पहले, अद्य आज, इनमें से पुरा और हय इन दोनों के साथ लंग लकार की यानी कि भूतकाल की क्रिया मिलेगी। अद्य और इदानीम इनके साथ लट लकार की यानी कि वर्तमान काल की क्रिया मिलेगी। और श्व आने वाला कल जो भविष्य है उसमें लिट लकार की क्रिया मिलेगी। तो इनमें से चुनकर इन पांचों अभ्यास के लिए दिए गए उदाहरणों को संपूरित करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अव्यय समय का बोध कराते हैं या समय का बोध कराने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम काल बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा हमारा है स्थान बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी स्थान का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको स्थान बोधक अव्यय कहा जाता है, यानी कि जो अव्यय पद किसी स्थान का बोध कराने के लिए हो स्थान बोधक अव्यय होते हैं। यथा जैसे अत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र, परितः, उभयतः, सर्वतः, इतस्ततः, कुत्र, कुतः, बहि, अन्तः, अन्यत्र, उपरि, अधः, अग्रे, पृष्ठतः इत्यादि। तो ये जो सभी अव्यय पद हैं किसी स्थान का बोध कराते हैं। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। देखिए, बालकः खाली स्थान क्रीडन्ति, त्वं खाली स्थान गच्छसि, बालकः गृहात् खाली स्थान खेलति, ग्रामं खाली स्थान वृक्षाः सन्ति, मम विद्यालयः खाली स्थान अस्ति। और इसके लिए जो मंजूषा है वो है अत्र यहाँ पर, तत्र वहां पर, परितः चारों ओर, बहि बाहर, कुत्र कहाँ पर। तो इस मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उपयुक्त जो अव्यय पद हैं उनसे स्थान विशेष का बोध होता है, और इस तरह हम देखते हैं कि जो स्थान का बोध कराने वाले अव्यय पद हों उनको स्थान बोधक या स्थानवाचक अव्यय कहा जाता है। तीसरा है प्रसन्न बोधक अव्यय, यानी कि वे अव्यय जिनका प्रयोग प्रसन्नवाचक के रूप में किया जाए या प्रसन्न निर्माण के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है प्रसन्न बोधक अव्यय कहा जाता है। यथा कदा, समय के लिए जब प्रसन्न पूछना होगा तब कदा का प्रयोग होता है। कुतः, कहाँ से, पंचमी विभक्ति में जब प्रसन्न होता है तो उस प्रसन्न को करने के लिए कुतः का प्रयोग किया जाता है। कुत्र, कहाँ पर,
अधिकरण कारक का, किमर्थम किस लिए, संप्रदान कारक में, कथम कैसे, कियत कितना, कति कितना इत्यादि जो है वो प्रसन्न बोधक अव्यय है। उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं, देखिए। त्वम खालिस्थान हससि, खालिस्थान आयाति मातुल चंद्रः, त्वम विद्यालयम खालिस्थान गमिष्यसि, तव पुस्तकम खालिस्थान अस्ति, तव कक्षायां खालिस्थान छात्राः सन्ति। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी वाक्यों के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो जो अव्यय पद यहाँ भरे जाएंगे वो प्रश्न निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं। कति कितने, कदा कब, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कुत्र कहाँ पर। कुछ विशिष्ट प्रश्न निर्माण के लिए अव्यय का प्रयोग होता है, यानी कि हम हर जगह प्रश्न निर्माण के लिए अव्ययों का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, जैसे कोई स्थान है, समय है, या फिर संप्रदान के विकल्प में है, या अधिकरण के विकल्प में है। इस तरह से हम अव्यय पदों का प्रयोग करेंगे। अन्यथा तो किम शब्द सर्वनाम जो है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होता है, उसका प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है। संयोजक अव्यय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोजक योजन करने वाले, जोड़ने वाले। कुछ अव्यय योजक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको संयोजक अव्यय कहा जाता है। कुछ अव्यय पदों का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे च, वा, अथ, किंतु, यदा तदा, यत्र तत्र, यावत तावत। इस तरह के जो अव्यय हैं वो संयोजक अव्यय कहलाते हैं। पांचवा है परकीर्ण, यानी कि चुटपुट, जिनको हम विशिष्ट नाम तो नहीं दे सकते लेकिन उनका प्रयोग करते हैं। कुछ अव्यय निपात के रूप में, विस्मय आदि बोधक के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खलु, नु, तु, किल, पुनः, उच्चई, निच्चई, हा, धिक, हे, अहो इत्यादि जो अव्यय हैं उनका प्रयोग हमें यत्र तत्र मिलता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, देखिए। दुष्टम खालिस्थान दुष्टम, राकेशः आशीषः खालिस्थान विद्यालयं गच्छत, कोलाहलम खालिस्थान कुरु, रोहन खालिस्थान पुस्तकालयं गमिष्यति, बालकः खालिस्थान हसन्ति। देखिए, माँ नहीं के लिए इसका प्रयोग होता है, किसी काम से रोकने के लिए, जैसे कोलाहलम मा कुरु। उच्चई जोर से, बालकः उच्चई हसन्ति, धिक धिक्कार है, धिक दुष्टम, अपि रोहन अपि पुस्तकालयम गमिष्यति। और च इसका प्रयोग और के लिए किया जाता है, जैसे राकेशः आशीषः च विद्यालयम गच्छत। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि उपसर्ग का प्रयोग भी अव्यय के रूप में किया जाता है। जब तक उपसर्ग का योग किसी क्रिया के साथ नहीं होता तब तक वह अव्यय पद के रूप में ही प्रयोग होता है। और संस्कृत में 22 अव्यय हैं, जो कि प्र, प्रा, अप, सम, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, इस तरह से 22 अव्यय हैं, 22 उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग अव्यय के रूप में किया जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की कोई शंका अगर मन में आती है कमेंट में प्रश्न पूछिए, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा।